हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ये इसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटरनिक के बारे में, मेटरनिक व्यवस्था के बारे में। मेटरनिक व्यवस्था से क्या चाहा जा रहा था ये भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1830 से लेकर के 48 तक ये जो टाइम पीरियड है इसमें कई तरह की क्रांतियाँ हुई, तो उन क्रांतियों के बारे में भी जानेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति हुई वो हुई थी फ्रांस में, तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक मेटरनिक से। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर क्या होता है? तो जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसी तरीके से कई ऐसे देश हैं जहाँ पे चांसलर को सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो ऑस्ट्रिया भी उन्हीं देशों में से एक है जहाँ पे चांसलर के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो 1815 के बाद जब नेपोलियन हार गया तो मेटरनिक ने अपने अध्यक्षता में वियना की संधि की, और इस संधि के जरिए नेपोलियन से पहले जिस तरीके से पूरे यूरोप में शासन व्यवस्था था उसी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। मतलब फिर से वैसा ही व्यवस्था कायम करने का कोशिश किया गया, और इसी व्यवस्था को मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। तो आइए देखते हैं मेटरनिक के बारे में और किस तरीके से उसने किया, कब किया, ये सब कुछ देखते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, आपको इन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा कर करके लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं? जिसको राजशाही अच्छा लगता है, मतलब जो राष्ट्रवादी नहीं है, जो राष्ट्रवाद को देखना नहीं चाहता, वैसा इंसान क्या कहलाता है? प्रतिक्रियावादी कहलाता है। जो राजतंत्र के बिल्कुल ही सपोर्ट में होता है, मतलब जिसको राष्ट्रवाद जरा सा भी नहीं सुहाता, वैसे इंसानों को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मेटरनिक भी वैसा ही था। ये बिल्कुल राजशाही के सपोर्ट में था, राष्ट्रवादियों को जरा सा भी देखना नहीं चाहता था, और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। मतलब जो क्रांति का बात करता था उसका ये कट्टर विरोधी था। कौन? मेटरनिक। हुआ ये कि जब नेपोलियन हार गया तो इन 4 देशों ने मिल करके, रूस, प्रसा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने मिल करके एक संधि की। वो संधि क्या था? वियना की संधि था, है ना, जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था और मेटरनिक के अध्यक्षता में हुआ था। तो उस संधि के जरिए एक नया प्रकार का व्यवस्था कायम किया गया। कह सकते हैं कि पुराना प्रकार का व्यवस्था है ना, कहने को तो नया है लेकिन ये व्यवस्था क्या था? पुराना व्यवस्था था। जैसे पुराने जमाने में शासन होता था उसी तरीके का शासन फिर से लागू करने का कोशिश किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने आकर के एक नया प्रकार का शासन यहाँ पे चालू कर दिया था। तो उस शासन को समाप्त करके फिर से पुराना वाला शासन व्यवस्था कायम करने का कोशिश किया गया, और इसी व्यवस्था को मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के जरिए क्या चाहा जा रहा था? तो मेटरनिक ने एक मंत्र दिया था। वो मंत्र ये था कि शासन करते रहो और कोई परिवर्तन ना होने दो। मतलब जैसे चला आ रहा है उसी तरीके से चलने दो, जरा सा भी परिवर्तन हम लोगों को नहीं होने देना है। ये किसका कहना था? मेटरनिक का कहना था, और इसी शासन व्यवस्था को मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। और भी उसने बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में मतलब आता है। ये जो स्लोगन है ये लिखा रहेगा और बोलेगा कि किसने कहा था, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक व्यवस्था कब से कब तक पूरे यूरोप में रहा? तो 1815 से लेकर के 1848 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में पूरे यूरोप में जिस प्रकार का व्यवस्था रहा उसे मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है इसे मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक। तो मेटरनिक युग कहाँ से कहाँ तक है? तो 1815 से लेकर के 1848 तक का युग मेटरनिक युग कहलाता है। क्रांति के सिद्धांतों को इस युग में रोकने का यथासंभव प्रयास किया गया। मतलब जहाँ जहाँ भी क्रांति होता था उसे रोकने का जितना हो सकता था उतना कोशिश किया गया मेटरनिक के जरिए, और मेटरनिक के द्वारा बैठाए गए राजाओं के जरिए। मतलब हर तरह से कोशिश होता था कि क्रांति ना होने दिया जाए। क्रांति मतलब राष्ट्रवादियों को पनपने ना दिया जाए, सारा कोशिश होता था। इसके लिए इन लोगों ने तरह तरह के काम किए, जैसे कि अखबार पे, पुस्तक पे, नाटक पे, गीत और संगीत पर से सेंसरशिप लगा दिया गया। इन सब पे सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? अखबार वही छापेगा जो राजा कहेगा, पुस्तक में वही लिखा जाएगा जो राजा कहेगा। कोई ऐसा नाटक नहीं होगा जिसमें राजा के अगेंस्ट कोई चीज़ हो, और ना ही कोई देशभक्ति गीत ऐसा बनेगा जिसमें राजा के खिलाफ कोई बात हो, ठीक है। ये सब पे सेंसरशिप लागू हो गया। मतलब कि ये अखबार वाले भी राजा से पूछ के छाप रहा है, पुस्तक वाला भी राजा से
के छाप रहा है, नाटक वगैरह भी राजा के सपोर्ट में ही हो रहा है, राजा के अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा था। इसके अलावा स्कूल कॉलेज हर जगह जहाँ से भी, जैसे देखो क्रांति का स्टार्टिंग जो होता है ना, जो क्रांति स्टार्ट होता है वो या तो स्कूल से होता है या तो कॉलेज से होता है। मेटरनिख ने क्या किया, स्कूल और कॉलेज पे निगरानी रखवा दिया, निगरानी अपने जासूसों के जरिए कि अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट होता है तो हमें खबर करो। और जहाँ भी ऐसा कोई मूवमेंट होता था तो वहाँ पे ये क्या कर देता था, वहाँ जाकर उसे कुचल देता था। जो लड़का लीडर होता था उसे मरवा दो, या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम करो जिससे कि वो लड़का अपने एम से, अपने लक्ष्य से पीछे हट जाए। जैसा व्यवस्था चला आ रहा है वही व्यवस्था कायम रहे। तो मेटरनिख ने ये सब कुछ करवाया था, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मेटरनिख पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाया। मतलब जो अपने युग में वो चाहता था कि क्रांति ना होने दें, राष्ट्रवादियों को पनपने ना दें, ऐसा नहीं हो पाया। इसका जीता जागता ये उदाहरण है कि इटली जो कि ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, जब यहाँ पे वियना की संधि के जरिए पूरे यूरोप में बंदरबाट चला तो इटली जो था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में आया था। तो ऑस्ट्रिया का काम था इटली पे निगरानी रखना। तो इटली में एक क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसका नाम था मेजिनी। उसने बहुत काम किया इटली को आज़ाद कराने के लिए, या तो कह सकते हैं इटली को एक करने के लिए। एक करने से क्या मतलब है, इटली बटा हुआ था क्या, तो हाँ, इटली 3 हिस्से में बटा हुआ था। तो उन तीनों हिस्सों को एक करने के लिए ये जो मेजिनी है उसने बहुत काम किए। ये जो मेजिनी था इसने संगठन बनाए। कैसा संगठन, राष्ट्रवादियों का संगठन। उसी संगठनों में से एक संगठन था यंग इटली। इसके अलावा ये जब यूरोप गया तो वहाँ भी एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा यंग यूरोप। और कार्बो नाम का भी एक क्रांतिकारी संस्था था। ये तो उग्र संस्था था, मतलब ये लड़ाई झगड़े में विश्वास रखता था। तो ये सारी संस्थाएं जो पनप रही थी, ये इस बात का उदाहरण है कि ये जो मेटरनिख है वो अपने लक्ष्य में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं क्रांतिकारी लोग भी पनप रहे थे और वो मेटरनिख के इस युग को समाप्त करने के लिए काफ़ी थे। और मेटरनिख का युग समाप्त भी हुआ। कैसे हुआ कि 1830 ईस्वी के बाद पूरे यूरोप में लगभग हर जगह क्रांतियाँ होनी स्टार्ट हो गई। क्रांति होने लगा तो वहाँ के राजा के पैर उखड़ने लगे, क्योंकि जब पूरा का पूरा जनता ही विद्रोह कर दे तो राजा कितना टिकेगा। तो हर जगह क्रांति होने लगा, पूरे यूरोप में होने लगा। मेटरनिख से संभल रहा था ये चीज़। हद तो तब हुआ जब 1848 ईस्वी में खुद ऑस्ट्रिया में ही मेटरनिख के विरुद्ध क्रांति हो गया। और वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वहाँ पे एक लंबा चौड़ा संघर्ष स्टार्ट हो गया क्रांतिकारियों के बीच में और जो मेटरनिख के सैनिक थे उनके बीच में। और क्रांतिकारियों की जीत हुई और मेटरनिख के जो सैनिक थे वो हार गया। तब मेटरनिख ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और इंग्लैंड भाग गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 1848 में वियना में खुला संघर्ष हुआ। उसके बाद मेटरनिख ने त्यागपत्र दे दिया और इंग्लैंड भाग गया। और इस तरीके से 1848 ईस्वी में मेटरनिख युग समाप्त हो गया, जो कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1815 ईस्वी से हुआ था, वियना की संधि के बाद से। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा मेटरनिख के बारे में और मेटरनिख युग के बारे में। अब हम लोगों को ये पढ़ना है क्रांतियों का दौर। तो 1830 से लेकर के 1848 तक का जो टाइम पीरियड है इसे क्रांतियों का दौर कहा जाता है। वजह साफ है कि इस दौर में कई तरह की क्रांतियाँ हुई, मतलब कि कई देशों में क्रांतियाँ हुई थी। 8-10 देशों में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप लोगों के सिलेबस में भी है कि वहाँ क्रांति हुई। कुछ क्रांतियाँ कामयाब हुई, कामयाब यानी कि वहाँ के राजा को भगा दिया गया, और कुछ क्रांतियां नाकाम हो गई। नाकाम होने का मतलब ये नहीं था कि वहाँ के क्रांतिकारी लोगों ने कुछ नहीं किया, कम से कम राष्ट्रवाद का भावना तो लोगों में भड़का ही दिया था। ठीक है, तो हम लोग वो बाद में देखेंगे। तो 1830 से लेकर के 1848 ईस्वी का जो बीच का टाइम पीरियड है उसे क्रांतियों का दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में कई देशों में, यूरोप के कई देशों में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसमें इतना ही लिखना था। अब हमें ये पढ़ना है फ्रांस की जुलाई क्रांति। फ्रांस की जुलाई क्रांति क्या था, तो जब यहाँ पे वियना की संधि हुई थी तो फ्रांस में शासन दे दिया गया था लुई 18वां को। ठीक है, नेपोलियन जब हार गया तो हारने के बाद ये तो भाई भगा दिया गया, इसको जेल में डाल दिया गया। तो फ्रांस पे किसी ना किसी को राज करना था ना, तो मेटरनिख ने ये जो बुर्बो राजवंश का लुई 18वां था उसको यहाँ पे सत्ता दे करके बोला कि तुम राज करो। ठीक
ठीक है। तो ये जो लुई 18वां था ये थोड़ा सा ब्रेन वाला था, थोड़ा सा इसके पास बुद्धि था और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इतना सख्त दिमाग या सख्त दिल नहीं था जितना कि इसके बाप दादा हुआ करते थे। थोड़ा ये अच्छा इंसान था। तो इसने क्या किया, ये प्रतिक्रियावादी यानी कि अमीर लोगों और गरीब लोगों, सुधारवादी दोनों में तालमेल बैठाया। मतलब ऐसा पॉलिसी बनाया जिससे कि प्रतिक्रियावादी भी खुश रहे, अमीर लोग भी खुश रहे और साथ ही साथ गरीब लोग भी खुश रहे। थोड़ा सा कठिन काम है सबको एक साथ खुश करना, लेकिन इसने ऐसा किया तो लोग इससे थोड़ा खुश थे। फ्रांस में शांति था, लेकिन ये शांति तब समाप्त हो गया जब ये 1824 ईस्वी में मर गया। 1824 ईस्वी में मर गया, लेकिन मरने से पहले इसने काम किए थे। संवैधानिक सुधार की घोषणा की थी इसने, जिससे पब्लिक को काफ़ी खुशी हुआ था। और फ्रांस में ये जो संवैधानिक सुधार इसने किया था वो काफ़ी सालों तक चलता रहा था। लेकिन ये सारा का सारा अच्छा चीज़ ख़त्म हो गया जब 1824 ईस्वी में ये मर गया। और मरने के बाद लुई 18वां के बाद जो शासन था वो चार्ल्स 10 को दिया गया। अब ये वहाँ का राजा बन गया चार्ल्स 10। फिर से एक बार एक ऐसा इंसान जो स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी मतलब जो अपने दिल का करना जानता था, किसी का नहीं सुनता था। इसका कहना था कि हम इंग्लैंड के राजाओं की तरह शासन नहीं करेंगे। जैसा कि इंग्लैंड का राजा करता है, लोगों से पूछ करके राज करता है, हम वैसा नहीं करेंगे। वैसा राज करने से अच्छा है कि हम जंगल में लकड़ी काटें। ये इस तरीके का सोच रखने वाला इंसान था। तो ये स्वेच्छाचारी था और साथ ही साथ निरंकुश था। इसने ऐसे कई काम किए जिससे गरीबों का दमन हो सके, गरीबों को दुख पहुंचे और अमीरों को फायदा पहुंचे। जैसे कि चर्च और कुलीन लोगों को ताकत प्रोवाइड करवाया। चर्च जहाँ पे पादरी लोग होते हैं, जब भी धार्मिक लोगों को कहीं पे ताकत दिया जाए, समझो देश बर्बाद हो रहा है, उसने भी वही किया। चार्ल्स 10 ने चर्च और कुलीन लोगों को ताकत दिया। उदारवादियों का दमन किया। उदारवादी बोले तो मतलब कि राष्ट्रवादी लोगों का दमन किया। जहाँ भी पता चला कि वहाँ पे राष्ट्रवादी लोग रह रहे हैं, उनको या तो मरवा दिया या किसी तरीके से फंसा करके जेल में डाल दिया। इसको कहते हैं दमन करना, ठीक है। इसके अलावा अखबार पर, भाषण पर पाबंदी लगा दिया गया कि ना तो अखबार छपेगा और ना ही कोई ऐसा नेता जिसको चार्ल्स 10 पसंद नहीं है वो सार्वजनिक रूप से भाषण दे और पब्लिक को चार्ल्स 10 के विरुद्ध भड़काए। ऐसा नहीं कर सकता था, वरना अगर किसी ने ऐसा करने का कोशिश किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा काम इसने किया। इसके अलावा हद तो तब हुआ जब 1830 ईस्वी में पोलिगनेक नाम का एक इंसान था जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, बिल्कुल मेटरनिक के जैसा। उसको इसने प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये इंसान जो था मतलब रहा सहा कसर इसने पूरा कर दिया। तो पब्लिक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। पूरा फ्रांस एक बार फिर से गुस्से में जल रहा था, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इतना होने के बावजूद 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किया। जुलाई 1830 का ही बात हो रहा है। अध्यादेश किसे बोलते हैं? मतलब कि ऑर्डर, जैसे होता है ना कोई ऐसा कानून बना देना, उसी कानून को क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। तो राजा ने यानी कि चार्ल्स 10 ने 4 ऐसे अध्यादेश जारी किए गए जो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला था और गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला था। अब ये जो हुआ ना, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये काम हुआ था 25 जुलाई को। 26 जुलाई को लोगों को पता चल गया। जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह में सिर्फ कोई एक तबका या कोई एक वर्ग नहीं था कि सिर्फ किसान विद्रोह कर रहा है या सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान विद्रोह कर रहा है। ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा फ्रांस ही विद्रोह में कूद गया। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, पढ़ा लिखा हो, सब कूद गया। यहाँ तक कि जो सैनिक लोग थे वो भी कूद गए इस विद्रोह में, ठीक है। तो ये जो 26 जुलाई का विद्रोह था उसमें विद्यार्थी, किसान, सैनिक, मजदूर सब लोग कूद पड़े और इन सब का नेतृत्व एक वृद्ध इंसान, काफ़ी बूढ़ा हो गए थे ये, जिनका नाम लफायते है, उन्होंने किया। इनके नेतृत्व में ये सभी लोग सड़क पे आ गए और पेरिस की जो सड़कें हैं वो रात भर नारों से गूंजता रहा था। रात भर नारा से गूंज रहा था उस दिन पेरिस का सड़क। और उसके बाद 27 से लेकर के 29 तक का जो दिन है, 3 दिन है, ये संघर्ष चलता रहा। किसके किसके बीच में? इनके बीच में, जो यहाँ पे लड़ने के लिए आए थे, जो सड़क पे आ गए थे उनके बीच में, और जो चार्ल्स 10 का सैनिक था
उनके बीच में लड़ाई चलता रहा, कई सैनिक मारे गए, कई सैनिक भाग गए। ये सैनिक किसके थे? चार्ल्स दसम के सैनिक थे जो कि मारे जा रहे थे या तो फिर भाग रहे थे। तो 3 दिन लड़ाई चला। फ्रांस के इतिहास में ये 3 दिन 27 से लेकर के 29 तक गौरवशाली 3 दिन कहे जाते हैं कि ये हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, ये गौरवशाली दिन कहा जाता है। और इस 3 दिन के बाद 31 जुलाई को जब चार्ल्स दसम को लगा कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे तो वो इंग्लैंड भाग गया त्याग पत्र दे करके। और फिर यहाँ की जो फ्रांस का राजगद्दी था वो लुई फिलिप को दिया गया। ये जो लुई फिलिप था वो आर्लियंस वंश का था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस में एक क्रांति हुआ जिसे जुलाई की क्रांति कहते हैं। जुलाई क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जुलाई महीने में स्टार्ट हुआ था। ये फ्रांस का महान क्रांति कहा जाता है इसे। इसके बाद फ्रांस में राजतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। राजतंत्र तो ख़त्म नहीं कह सकते, राजा ही बनाया गया था, लेकिन पब्लिक के द्वारा चुना गया राजा था। ये जो क्रांति हुआ ना, इस क्रांति ने पूरे यूरोप पे प्रभाव डाला। यूरोप के कई देश जहाँ पे स्वेच्छाचारी राजा था जो कि निरंकुश था, वहाँ पे लोगों के बीच में ये मैसेज गया कि हम लोग भी अपने राजा को भगा सकते हैं। ये फ्रांस के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं जो हर बार जब चाहते हैं अपने राजा को भगा देते हैं, तो ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं। और हुआ भी ऐसा। तकरीबन 10 ऐसे देश थे जहाँ पे लड़ाइयाँ चालू हो गई और कई ऐसे उनमें से देश निकले जहाँ पे राजा को भगा दिया गया और कई ऐसे देश निकले जहाँ पे राजा भागा तो नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भड़क गई, लोग गुस्से में आ गए। ये सब कुछ हुआ। तो ये सारा का सारा किसका देन था? ये फ्रांस की जुलाई क्रांति का देन था। तो आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि फ्रांस की जुलाई क्रांति का पूरे यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लोग क्या कहोगे कि फ्रांस की जुलाई क्रांति से ना सिर्फ फ्रांस के लोगों को चार्ल्स दसम से आज़ादी मिला, बल्कि पूरे के पूरे यूरोप में ये मैसेज गया कि वो भी अपने देश में जो स्वेच्छाचारी राजा हैं उन्हें भगा सकते हैं। पूरे यूरोप में ये मैसेज चला गया था। तो 1830 का जो फ्रांसीसी क्रांति था, ये ना सिर्फ फ्रांस पे प्रभाव डाला बल्कि पूरे यूरोप पे प्रभाव डाला। हुआ ये कि यूरोप के जो बाकी देश थे ना, वहाँ भी कई क्रांतियाँ होने लगी और वो क्रांतियाँ फ्रांस से इन्फ्लुएंस्ड थी। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति ने ही रास्ता दिखाया था कि आप लोग भी क्रांति कर सकते हो। वहाँ के लोगों के सोच में बदलाव आया था और देशों के लोगों की सोच में। इसीलिए मेटरनिक ने एक बार कहा था कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो अगर छींकता भी है तो यूरोप के बाकी देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सवाल भी आता है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप के बाकी देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। तो फ्रांस के अलावा 1830 में जिन अन्य देशों पे मतलब प्रभाव पड़ा उस क्रांति का, उसका एक लिस्ट यहाँ पे बना रखा है मैंने, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेन के बारे में। स्पेन में क्या हुआ? फर्डिनेंड के विरुद्ध आंदोलन होने लगे। मतलब फर्डिनेंड का राज था वहाँ पे, उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। नतीजा ये निकला कि जनता जो मांग रही थी वो मिला, यानी कि जनता को सुविधा दिया गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल में मिंगुएल का राज था, उसके विरुद्ध आंदोलन होना चालू हो गया। नतीजा ये निकला कि सत्ता में परिवर्तन हो गया। मतलब मिंगुएल को हटा दिया गया और एक नया राजा वहाँ का बना, डोला मारियो। ठीक है। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुआ था। इसीलिए यहाँ के लोगों की सोच में भी बदलाव आया था कि हम भी अपने राजा को चेंज कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड, ये एक छोटा सा देश है, ठीक है। यहाँ भी सुधार का मांग उठा। नतीजा ये निकला कि जो जनता की मांगे थी वो मानी गई। ये बेल्जियम के साथ ये हुआ था कि इसको हॉलैंड के साथ मिला दिया गया था 1815 ईस्वी में। हॉलैंड जो है, अच्छा, इंग्लैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड ये कोई अलग नहीं है, तीनों एक ही चीज़ है। तीनों एक चीज़ मिलके मतलब द किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनता था, ये तीनों मिल करके, ठीक है। तो हॉलैंड के साथ मिला दिया गया था और हॉलैंड के जो लोग हैं वो बेल्जियम के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे बेल्जियम के लोग उनके गुलाम हों। तो मतलब इनको बुरा लगता था इस बात का कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है। तो 1830 ईस्वी में हुआ ये कि ब्रुसेल्स नाम का वहाँ का जो शहर है, वहाँ पे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया तो इंग्लैंड से संभाले नहीं संभला वो चीज़, या तो कह सकते हैं हॉलैंड से संभाले नहीं संभला। तो उससे ये हुआ कि ये वहाँ से मतलब नतीजा इसका ये निकला कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से इसको आज़ादी मिल गई, ये उससे अलग हो गए और 1831 ईस्वी में इसका खुद का एक नया संविधान बना बेल्जियम का।
अब हम लोग बात करते हैं पोलैंड का। 1830 ईस्वी में रूसी शासकों के विरुद्ध यहाँ भी असंतोष हो गया, मतलब रूस के कब्जा में चला गया था पोलैंड। कब? 1815 ईस्वी में, मतलब जब बंदरवाट चला था वियना की संधि में। तो वियना की संधि के जरिए पोलैंड को रूस में मिला दिया गया था। तो रूसी शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो यहाँ भी असंतोष हुआ कि रूसी हमारे ऊपर क्यों शासन कर रहा है, हम लोग भगा सकते हैं। तो भगा तो खैर नहीं पाए ये लोग। नतीजा ये निकला कि यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हो गया। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे जर्मनी का और इटली का। तो देखा जाए तो जर्मनी और इटली, इन दोनों पर अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट, ऑस्ट्रिया का राज था। ऑस्ट्रिया ने इसे अपने में मिला लिया था। तो यहाँ के लोगों में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष जागा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कई क्रांतियाँ हुई। यहाँ के लोगों ने कई क्रांतियाँ की, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रिया एक मजबूत देश था तो उसने क्या किया, सभी क्रांतियों को दबा दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा ये निकला कि राष्ट्रवाद का वहाँ विकास हो रहा था, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तो ये कुछ ऐसे थे, मतलब कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे फ्रांस की इस क्रांति ने बहुत प्रभाव डाला था। और इन्हीं देशों में से एक देश था यूनान। यूनान पे इतना प्रभाव पड़ा कि उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, और कैसे यूनान आज़ाद हुआ ऑटोमन साम्राज्य से, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो एक अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं।